कंप्लीट सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी नहीं दिया गया होगा। सीडीपी के जो सर थे वो सीडीपी के पाठ्यक्रम आप लोगों को बताए होंगे, है ना, सिलेबस, है ना। अभी हम पूरे परीक्षा के पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। मेरा मानना ये है कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को, उसके कैरिकुलम को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है हमें और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आजकल का परीक्षा जो हो गया वो बहुत स्मार्ट परीक्षा हो गया और स्मार्ट परीक्षा के लिए स्मार्ट लर्निंग की आवश्यकता है। स्मार्ट सीखना होगा आपको सीधे नहीं पढ़ना होगा। पढ़ाई के साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। आप सभी को पता है कि इस बार का जो सीटेट का रिजल्ट आया है, बिहार में 5% लोग क्वालिफाई किए। बिहार का जो रिजल्ट है उसमें 5% परसेंटेज हुआ है रिजल्ट का, यानी कि मान कर चलिए 100 आदमी एग्ज़ाम दिए तो उसमें से 5 आदमी पास किए, बाकी 95 आदमी फेल कर गए। इसके पीछे का कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और उसके सिलेबस के बारे में भी। चलिए, तो यहाँ पर 2 तरह के छात्र हमारे पास आए होंगे। या तो आपका पेपर 2 का तैयारी आप कर रहे होंगे, नहीं तो आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो दोनों पेपर के सिलेबस के बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। सीटेट में आप सभी को पता है कि इसमें 2 पेपर होता है ना। एक होता है सबसे पहला हमारा पेपर 1 जो कि होता है 1 से 5 के लिए, और दूसरा होता है हमारा पेपर 2 जो कि होता है 6 से 8 के लिए। ठीक है बात। जो मान लीजिए डीएड किए होंगे उनको तो केवल 1 से 5 वाला फॉर्म भरना है, क्योंकि बीएड वाला फिर से 1 से 5 से बाहर हो चुका है। 6 से 8 में डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं अगर उनका ग्रेजुएशन हो साथ में, तब मतलब सेशन मैच नहीं होना चाहिए, और नहीं तो बीएड वाले तो 6 से 8 में फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। 1 से 5 के सिलेबस का जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें टोटल 5 सेक्शन से आपसे सवाल पूछा जाएगा, है ना। जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन होगा जिसका नाम होगा सीडीपी, और सीडीपी आपसे पूछेगा 30 नंबर का, है ना। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन होगा वो आपसे पूछेगा मैथ, और वह भी होगा 30 नंबर का। उसके बाद में ईवीएस होगा, वो भी आपसे पूछेगा 30 नंबर का। और उसके साथ साथ में लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी का चयन बच्चा करता है, तो हिंदी आपसे पूछेगा 30 नंबर का। और लैंग्वेज 2 के रूप में आप बच्चा इंग्लिश भी लेता है कुछ लोग, और कुछ लोग संस्कृत भी लेता है, और कुछ लोग उर्दू भी लेता है। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जो कि पूछेगा आपसे 30 नंबर का। टोटल 5 सेक्शन में कितने नंबर के सवाल होते हैं? 150 नंबर के सवाल होते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर पेपर 2 का हम बात करें तो सीडीपी जैसे यहाँ पर 30 नंबर का पूछ रहा है, उसी तरह से सीडीपी यहाँ पर भी आपसे 30 नंबर का पूछा जाएगा। मैथ और ईवीएस 6 से 8 में नहीं होता है। लैंग्वेज 1 के रूप में जो हिंदी यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, तो वो हिंदी यहाँ भी आपसे पूछा जाएगा कितना नंबर का? 30 नंबर का। लैंग्वेज 2 के रूप में आप जिस भी विषय का चयन किए हैं, इंग्लिश का चयन या फिर संस्कृत का या फिर उर्दू का, और ये भी आपसे पूछेगा 30 नंबर का। अब बात यह है कि 6 से 8 का जो परीक्षा होता है वो स्नातक स्तरीय होता है, मतलब आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस विषय के शिक्षक बनेंगे, है ना। ठीक है। तो अब जो है ग्रेजुएशन के स्तर पे एग्जाम होता है इसका, तो कुछ लोग ग्रेजुएशन साइंस से किए रहते हैं, कुछ लोग आर्ट्स से किए रहते हैं। ठीक है ना। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह वगैरह जो भी हो आर्ट्स सब्जेक्ट में जो आता हो, तो किसी भी आर्ट्स सब्जेक्ट से अगर आप किए हुए हैं तो आपसे एसएसटी पूछा जाएगा 60 नंबर का। कितना नंबर का? 60 नंबर। एसएसटी सोशल साइंस इसको कहेंगे। और नहीं तो आप साइंस से ग्रेजुएशन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह वगैरह से, तो अगर आप साइंस से, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो साइंस आपसे पूछेगा 60 नंबर का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साइंस वाले हैं कि आप आर्ट्स वाले हैं। अगर साइंस वाले हैं तो 60 नंबर का साइंस बनाइए, अगर आर्ट्स वाले हैं तो 60 नंबर का आर्ट्स बनाइए, है ना। टोटल कितना नंबर हो गया? ये भी
150 नंबर हो गया, है ना। 150 नंबर में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लेकर आना है 150 का 60%, यानी कि 15 छक 90 नंबर आपको लेकर के आना है। अगर नंबर आपका आ गया तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना, सीबीएसई के अनुसार में। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एससी से बिलोंग करते हैं, आप एसटी से बिलोंग करते हैं, आप बीसी से बिलोंग करते हैं, अदर जो भी कैटेगरी आता है, अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको लेकर आना है 82 मार्क्स, मतलब 82 मार्क्स पर सीटेट आपको क्वालिफाई मानेगा, वो आपको सर्टिफिकेट प्रदान करेगा, है ना। सवाल ये है कि इसमें कट ऑफ फिक्स है, मतलब ये कि यहाँ पर कट ऑफ आप देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी मतलब 90 नंबर, रिजर्वेशन कैटेगरी मतलब 82 नंबर। कट ऑफ तो फिक्स हो गया ना। कट ऑफ फिक्स होने के बावजूद भी रिजल्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। रिजल्ट का प्रतिशत कितना आया बिहार में? मात्र 5% रिजल्ट इस बार सक्सेस रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन और सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ के बच्चों का, तो पहला बात तो यह दिमाग में बनाना कि हलवा है किसको, इस परीक्षा को, अरे ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट के लिए किसी टीचर के पास हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा, है ना। तो वो जो दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है उसको तो सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि आप जीवन में जब तक यूट्यूब खेलते रहेंगे तब तक आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी। 90% जो YouTube पर आपको लेक्चर मिलेगा या जो पढ़ाई होगी, आप जा करके देखिए, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 1 घंटा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग गया भाई, उस पर अटेम्प्ट हो रहा है 3 महीना, तो जब तक खाली ऑब्जेक्टिव रटने से कुछ होने जाने को नहीं। हाँ, ये बात सही है, ऑब्जेक्टिव रटिएगा तो उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा हो सकता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन लड़ता है, लेकिन सीटेट में क्वेश्चन लड़ता नहीं। सीटेट का क्वेश्चन जो होता है वो अवधारणा पर आधारित होता है, कॉन्सेप्ट बेस होता है। हमारे बात को समझिएगा, हम किसी यूट्यूब वाले टीचर, यूट्यूब पर हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोग केवल जो उस पर डिपेंड हो जाते हैं ना, ये सबसे बड़ा दिक्कत है ना, कि केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हम सीटेट निकाल दें, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। आप टीचर बनने वाले हो और सीटेट यह खोजना चाहता है, जानना चाहता है कि आपको किसी अवधारणा के बारे में कितना डेप्थ जानकारी है, कितना डिटेल जानकारी है। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल जानकारी है तो आप उसके प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे, वरना ऑब्जेक्टिव खाली खेले हैं तब आप उस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। ये आपको मानना पड़ेगा। पहला कारण तो ये हो गया डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन में ज्यादा, है ना। दूसरी का बात यह है कि हमारे पास में डिस्ट्रैक्शन का दूसरा कारण जो क्या है, दूसरा कारण है कि सिलेबस की समझदारी ना होना। मतलब छात्र जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको सिलेबस की पूरी समझदारी नहीं कि हमसे कहां से कितना नंबर का किस सेक्शन से सवाल पूछा जाएगा, सीधे तैयारी में लग गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देख लिया कि हिंदी पूछ रहा है, तो हिंदी का कोई व्याकरण का किताब ले लिया, जैसे लुसेंट का हिंदी ले लिया, लुसेंट का हिंदी लेकर के पूरा व्याकरण का टॉपिक रट्टा मारना चालू कर दिया, संधि पढ़ लिया, समास पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया, अलंकार पढ़ लिया, उल्टा शब्द, सीधा शब्द, पर्यायवाची शब्द, फलना चिलना, दिस दैट, लेकिन पूरे किताब से सवाल कितना पूछा? 2 नंबर का। स्वाभाविक सी बात है, आप फंसेंगे। जिस किताब को आप रटने में महीना लगा दिए हैं, अगर उससे 2 नंबर का सवाल आपसे पूरे परीक्षा में पूछा जाए हिंदी में, तो हाँ, आपका रास्ता गलत था, इस बात को मानना होगा। तो जिस सेक्शन से हमें सवाल नहीं पूछा जा रहा है, जिस सेक्शन से हमें सवालों की संख्या कम है, उस सेक्शन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सिंपल फंडा है हमारा। जहां से हमारा सवाल पूछा जा रहा है उस सेक्शन पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वहां से सवाल आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सीटेट का जो भी सिलेबस है ना, इस सिलेबस का कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है। पहली बात समझ लीजिए। अगर आप सोचिए कि मार्केट में से कोई हम किताब ले ले और उसको पढ़कर हम सीटेट क्लियर कर जाए, इम्पॉसिबल, नहीं होगा। आपको करना क्या होगा कि लेक्चर मेथड से चीजों के बारे में जानना होगा। अगर कोई टीचर उस विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी रखता हो तो उसके पूरे डिटेल अवधारणा को आपको जानना होगा।
और जब डिटेल अवधारणा आप पूरा जान जाइएगा तब उससे संबंधित क्वेश्चन जब आएगा तो उसको आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। हमारी बात को समझ रहे हैं? तो आपको डिटेल लेक्चर लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सिलेबस की पूरी समझदारी आपके पास में होनी चाहिए। तीसरा का सबसे बड़ा कारण क्या है? शॉर्टकट में लोग ज्यादा आजकल विश्वास करने लगे हैं, है ना, कि भाई हाँ परीक्षा का 15 दिन है, कोई नोट्स हमको ऐसा दे दो कि छाप दे। 1 महीना परीक्षा का दिन है, कोई नोट्स हमको ऐसा मिल जाए कि एकदम रट ले और वहीं जाकर परीक्षा में आ जाए। तो नहीं बाबू, वो तो नहीं होगा, क्योंकि आपको मानना होगा कि एसएससी रेलवे का कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न और सीटेट का पैटर्न बहुत अलग है। तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कभी भी सीटेट की परीक्षा को आप कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन हर साल बदलता है और क्वेश्चन जो है आप सोचिए कि हम PYQ लगा करके, जैसे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको लगा करके वही क्वेश्चन इसमें आ जाए, हम लड़ दे या मार दे, तो नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले जो परीक्षा हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वह क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन कुछ और रहेगा, अवधारणा वही रहेगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि कॉन्सेप्ट आपका सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पर फिर परीक्षा में प्रश्न आपका अलग हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, हमारे पास में एक और बिंदु आता है सबसे लास्ट, कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा ना। जब कॉन्सेप्ट की समझदारी आपको नहीं है तो सवाल थोड़ा सा बदल देगा, आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और जब तक यह बात आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप रिजल्ट के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाइएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? तो शॉर्टकट दिमाग लगाना छोड़ना होगा, यूट्यूब खेलना छोड़ना होगा। दूसरा बात, हर एक टॉपिक का डिटेल जानकारी आपको रखना होगा, फोकस करना होगा कि किस सेक्शन से हमें ज्यादा सवाल आ रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जहां से सवालों की संख्या कम हो रही है उस पर हमें कम ध्यान दें। इस बार परीक्षा दिया ना बच्चा, आप ला करके दिखा दीजिए हमको हिंदी व्याकरण से क्या सवाल पूछा है, हिंदी व्याकरण से कितना सवाल पूछा है? सवाल नहीं था, कभी रहेगा ही नहीं, आप कभी पूछेगा तो 1-2 गो, अब उसी पर लोग जोर डाल रहा है पूरा। अब यहाँ पर देख लीजिए ना, मैथ का सवाल, मैथ आपसे 30 नंबर का पूछ रहा है, इसको सबसे पहले लोग ले लेगा हलवा। तो मैथ है भाई, ये तो हम बैंकिंग एसएससी रेलवे में तैयारी कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, हम चक्रवृद्धि ब्याज बना रहे हैं, साधारण ब्याज बना रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन बना रहे हैं। तुम जितना बना रहे हो उससे सवाल नहीं आएगा इसमें। सही बोल रहे कि गलत बताइए, परीक्षा में बैठे हो पता चला हो। तुम जितना भी चैप्टर बना रहे हो ना उससे सवाल यहाँ नहीं आएगा, ये गारंटी है। और इसमें ऐसा नहीं कि सिलेबस वो चेंज कर देना, ना, उसका सिलेबस ही वही है। आप जाने नहीं है कि यह हमसे पूछेगा क्या। पूरा 8 सवाल का मैथ बना लीजिए, हम गारंटी देते उसमें से 5 को सवाल अगर सीटेट में लड़ जाए तो फिर पढ़ाना छोड़ देंगे हम, लड़ेगा ही नहीं, क्या कि वो सिलेबस ही नहीं है उसका। तो मैथ में भी यह कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो हम बैंक एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ हम बना रहे हैं जनरल कंपटीशन का, उससे संबंधित सवाल नहीं आएगा मेरे लाल। ठीक है ना, इसका ट्रैक थोड़ा सा अलग है, ट्रैक को समझिए। ईवीएस का बात कर लेते हैं, जैसे बच्चा देता है पर्यावरण पढ़ना है, अरे भैया मोटा मोटा किताबें लेकर के आ जाओ, पर्यावरण का ईवीएस का मोटा मोटा किताब लेकर के आ जाओ, पूरा इकोलॉजी सिस्टम पढ़ गया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ गया, उसे सवाल ही नहीं आएगा आपको। सवाल जहां से आएगा उसको आपने पढ़ा ही नहीं, दिक्कत तो होगा, समस्याएं तो होंगी। तो आपको हम बताना ये चाह रहे हैं कि सिलेबस का पूरा समझदारी आपको होना चाहिए। अब देखिए कैसे, खैर अब ये हो गया भाई फेल बच्चा कैसे कर रहा है, इस पर हम विचार दिए। लेकिन सवाल ये कि अब हमको तो फेल वाला में जाना नहीं, हमको तो जाना है पास वाला में। तो सर पास कैसे करें, इसके लिए बताइए। अब पास का परसेंटेज 5% है। अभी 5% वाले में आप लोग को एंट्री लेना है, 95% वाला में कोई जाना चाहेगा नहीं। तो हमारे पास में जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हमने 2 तथ्य में डिवाइड किया है। जो हमारे पास में सीटेट में क्वेश्चन आता है ना बाबू, वो 2 टाइप का सवाल होता है, एक होता है फैक्ट बेसिस और एक होता है कॉन्सेप्ट बेसिस। फैक्ट बेसिस को हिंदी में बोलते हैं तथ्यात्मक प्रश्न, कॉन्सेप्ट बेसिस को बोलते हैं अवधारणात्मक प्रश्न। तथ्य में और अवधारणा में अंतर होता है। तथ्य का मतलब हो गया फैक्ट,
इसका उत्तर हमने एक लाइन में दे दिया या दे सकते हैं। अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न का मतलब होता है कि एक लाइन में आप उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, उस प्रश्न के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो एक बात जान लीजिए कि सोचने वाला प्रश्नों की संख्या सीटेट में ज्यादा होता है और रटने वाला प्रश्नों की संख्या कम होता है। तो रटने वाला जो है वो है फैक्ट वाला, और सोचने वाला जो है वो है कौन सा, कॉन्सेप्ट वाला। तो आपको ज्यादा ध्यान फैक्ट पर नहीं देना है, आपको ज्यादा ध्यान कहां देना है, कॉन्सेप्ट पर देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। सिंपल सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की राजधानी कहां है, यह प्रश्न आपके लिए फैक्ट बेसिस हो गया। भारत की राजधानी कहां है, इसको तो कोई बच्चा याद कर सकता है। भाई क्या हुआ भाई, इन्वर्टर बैठी है क्या, लाइट नहीं है क्या? सूरज देखो तो, मार्केट में लाइट है कि नहीं, देखो तो। बैटरी लो। चीजों का नॉलेज आपको नहीं रखना है, जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही चीजों का नॉलेज रखना है। हिंदी में भी उतना ही चीजों का। तो फैक्ट बेसिस का मतलब ये हो गया कि जिसका सवाल एक लाइन में हो और उसका उत्तर भी एक शब्द में हो। जैसे हमने सवाल आपसे किया कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आपने कहा कि सर दिल्ली। अब दिल्ली याद करना जो है आपके लिए कैसा प्रश्न हो गया, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपसे सवाल उस तरह के पूछने की संभावना कम है। आपसे सवाल पूछा कि भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अब प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा आपके लिए। भारत की राजधानी दिल्ली, निम्नलिखित में से, दिल्ली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला नंबर ऑप्शन ये रख देगा कि भाई दिल्ली में इंडिया गेट है। दूसरा नंबर ऑप्शन ये रख देगा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। ऑप्शन नंबर 3 रख देगा कि दिल्ली में ताजमहल है। ऑप्शन नंबर 4 रख देगा दिल्ली में बिस्कुमान भवन है। बताइए सही कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3 ताजमहल आगरा में। भाई असत्य कौन हो गया? 3 नंबर हो गया ना। अब सवाल यह है कि हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको करना ये पड़ा कि भाई आप उससे संबंधित सवालों को हल करने के लिए पूरे दिल्ली की कहानी को पढ़ना पड़ेगा। हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि किसी भी टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट का ज्ञान आपको होना चाहिए, देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूरे कॉन्सेप्ट का ज्ञान आपके पास में नहीं है तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि भाई आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब सवाल यह है कि फैक्ट बेसिस सवालों की संख्या कितना है और कॉन्सेप्ट बेसिस सवालों की संख्या कितना है, इतना पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए सीडीपी जो होता है वो पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या समझे, समझने वाला, रटने वाला नहीं। फैक्ट का मतलब रटने वाला। मैथ में जो होता है वो 2 पार्ट इसमें बटा हुआ मिलेगा आपको। एक 15 नंबर का जो मैथ पूछेगा वो मैथ का फैक्ट होगा, अब 15 नंबर का जो मैथ पूछेगा वो मैथ का कॉन्सेप्ट होगा। फैक्ट का मतलब ये होगा कि इसमें हिसाब बनाने वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन का एक प्रश्न दे देगा, जैसे कहा कि राम जो है बाजार गया, बाजार जाने के क्रम में, बाजार जाने के बाद में उसने धनिया देखा, मिर्चा देखा, फलना देखा, चिन्ना देखा। उसके बाद 200 रुपए के जी धनिया था, 100 ग्राम धनिया खरीदा। 500 रुपए के जी मिर्चा था, 50 ग्राम मिर्चा खरीदा। 500 रुपए प्रति एक पीस जीन्स था, उसने 2 जीन्स खरीदा। बताओ टोटल खर्च कितना किया, टोटल सामान कितना खरीदा। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला सवाल, ये हो गया फैक्ट बेसिस सवाल, बनाने वाला सवाल। तो बनाने वाला सवालों की संख्या कितना होगा, 15 को होगा। अब 15 को जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल होगा। और कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल का मतलब ये हुआ कि इसमें ये नहीं पूछा कि धनिया कितना खर्चा, मिर्चा कितना खरीदा, नहीं। इसमें आपसे ये पूछेगा कि अगर जोड़ की अवधारणा क्लास 5वीं के बच्चों को आपको सिखाना है तो आप कैसे सिखाइएगा, एक टीचर होने के नाते। क्लास 2री में घटाव की अवधारणा बच्चा को आप कैसे सिखाएंगे, मैथ के कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, बच्चों को हम गणित सरल तरीके से कैसे सिखा सकते हैं, गणित सिखाने का सही तरीका क्या हो सकता है, एज एन ए टीचर आपको बताना होगा।
इसका मतलब क्या समझे, ये कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल हो गया। अब इसके लिए तो कोई किताब नहीं है हमारे पास में, ना आपके पास में कोई किताब नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, अवधारणा को समझना पड़ेगा कि एक टीचर होने के नाते हम घटाव कैसे सिखाएं, एक शिक्षक होने के नाते हम जोड़ कैसे सिखाएं, एक शिक्षक होने के नाते बच्चा को हम गणित कैसे सिखाएं। इन सारे कॉन्सेप्ट को जब समझिएगा तब इस सेक्शन का सवाल आपसे सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है कि 30 नंबर का हमसे मैथ पूछेगा, वो तो अभी निकाल दीजिए। 30 नंबर का मैथ आपसे पूछने नहीं जा रहा है, आपसे केवल बनाने वाला मैथ पूछेगा, मात्र 15 नंबर का। 15 नंबर का ऐसा मैथ रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, केवल दिमाग से सोच कर उसका उत्तर देना होगा आपको। ठीक है बात। तो इसीलिए यार सवाल पर सीटेट के लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बात रह गया ईवीएस में। ईवीएस में सेम कंडीशन होगा, 15 नंबर का आपसे ईवीएस फैक्ट पूछेगा, अब 15 नंबर का ईवीएस कॉन्सेप्ट पूछेगा। फैक्ट का मतलब एक लाइन में आपसे सवाल आ सकता है कि हाँ, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा करते हैं, आप मार दीजिएगा ऑप्शन पतियों के द्वारा। लेकिन दूसरा सवाल आपसे ये पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाने के लिए 5वीं के बच्चों में आप किस तरह की एक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह के क्रिया विधि का इस्तेमाल करेंगे, कौन से सीखने के नियम का इस्तेमाल करेंगे, एक टीचर होने के नाते बताइए। अभी कहीं किताब में लिखा हुआ है नहीं ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट संरचना बनाना होगा कि हाँ, किसी कॉन्सेप्ट को सिखाना या समझाना बच्चों को कैसे आसान होता है। उसके लिए पूरे क्रिया विधि को समझना पड़ेगा, नियम को समझना पड़ेगा, कौन कौन नियम होता है सिखाने का, सीखने का, ये सब नियम बताना होगा। तब आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तब आपके दिमाग में जो बैठा हुआ कि पर्यावरण हमसे पूछेगा 30 नंबर का, तो वो भी हटा दीजिए। 30 नंबर का पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण आपको रटने वाला मात्र 15 नंबर का है। 15 नंबर का पर्यावरण ऐसा है जो सोचने वाला है। ठीक है। उसके बाद में हिंदी में भी सेम कंडीशन है, आपको 15 नंबर का फैक्ट पूछेगा और 15 नंबर का कॉन्सेप्ट पूछेगा। इस फैक्ट में भी 8 नंबर का आपसे पूछेगा गद्यांश और 7 नंबर का आपसे पूछेगा पदांश। गद और पद जानते ही हैं, कहानी पढ़कर उसका उत्तर दे देना है। पद का मतलब कविता पढ़कर कवि के भाव को समझकर उसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए 8 और 7 दोनों मिलकर कितना हो गया, 15 नंबर हो गया। इसी 15 नंबर में कभी मन होगा किसी साल तक 2-3 नंबर का व्याकरण पूछ सकता है, और नहीं मन होगा तो नहीं पूछेगा। इस बार पूछ भी नहीं किया था व्याकरण। ठीक है ना। तो 8 और 7 15। आई जो 15 नंबर का कॉन्सेप्ट है ये फिर शिक्षण वाला हो गया, जिसको हम लोग हिंदी शिक्षण कहेंगे या हिंदी पेडागोजी कहेंगे। अब पेडागोजी में फिर से वही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा सवाल, अब वही सवाल आपसे किया जा सकता है कि भाई बच्चा को हम काकहारा सिखाने के लिए कौन सा क्रिया विधि का इस्तेमाल करेंगे, बच्चा को हम जो है 2 वर्णों का शब्द सिखाने के लिए कौन सा क्रिया विधि का इस्तेमाल करेंगे, 4 वर्णों का शब्द सिखाने के लिए कौन सा क्रिया विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं किसमें, हिंदी में। तो आपको 2 सेक्शन को पढ़ना होगा, एक फैक्ट वाला अलग और एक कॉन्सेप्ट वाला अलग। उसी तरह से इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में भी रहेगा, सेम कंडीशन इसमें भी रहेगा। 15 नंबर का फैक्ट रहेगा और 15 नंबर का क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, है ना। बस अंतर इतना रहेगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में कि हिंदी में लिखा रहेगा, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश में आपको केवल उसी भाषा में लिखा रहेगा। जैसे इंग्लिश का बनाइएगा तो इंग्लिश में लिखा रहेगा, संस्कृत का बनाइएगा तो संस्कृत में लिखा रहेगा, और अगर आप ये उर्दू में बनाते हैं तो उर्दू में लिखा रहेगा। बस अंतर इतना ही रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में भी देखने को मिलता है। कह रहा है कि इसमें लाइट नहीं आ रहा मेन प्लग में, कहीं से ये करना है क्या, मतलब सप्लाई वाला लाइन नहीं आ रहा है, इन्वर्टर बैठ गया है। हो गया हमारा पेपर 1 की बात। अब हम लोग आते हैं पेपर 2 में। तो जैसा आपको सीडीपी यहाँ पर 30 नंबर का पूछा जाएगा, उसी तरह से सेम सीडीपी यहाँ पर भी 30 नंबर। अगर सीडीपी पेपर 1 में आप पढ़ते हैं तो पेपर 2 में वो काम आपको दे देगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी का। हिंदी जैसे यहाँ पर 30 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है, वैसा ही हिंदी यहाँ पर कितना नंबर का पूछेगा, 30 नंबर का। संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश यहाँ पर 30 नंबर का है, वैसे ही संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा कितना नंबर का, 30 नंबर का। ठीक है ना। अब बाकी बच गए एसएसटी या साइंस, ये आपसे 60 नंबर का पूछा जा रहा है। अब 60 नंबर में भी कंडीशन रहेगा, 20 नंबर का आपसे पूछेगा पेडागोजी। अगर आप मान लीजिए एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी पेडागोजी 20 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस पेडागोजी 20 नंबर का पूछेगा। बाकी साइंस वाले तो साइंस नंबर का 40 नंबर, मतलब मानकर चलिए कि अगर आपका एसएसटी हो या फिर साइंस हो जिसमें 20 नंबर पेडागोजी और आपको 40 नंबर आपको फैक्ट से सवाल पूछेगा। फैक्ट का मतलब एसएसटी फैक्ट 40 नंबर और नहीं तो साइंस फैक्ट 40 नंबर, है ना। और पेडागोजी मतलब या तो एसएसटी पेडागोजी
पेडागोजी 20 नंबर, और नहीं तो साइंस का पेडागोजी 20 नंबर, ठीक है ना। कुल मिलाकर हम बात करें पेपर 1 में और पेपर 2 में, तो आप ही लोग हमको बताइए कि भाई हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो है प्रश्नों की संख्या वो फैक्ट वाला है कि कॉन्सेप्ट वाला है, बताइए। एक कॉन्सेप्ट हो गया और एक फैक्ट हो गया। तो फैक्ट वाला सवालों की संख्या आप देख लीजिए, 30 नंबर सीडीपी हो गया, 15 नंबर इसमें, 15 नंबर इसमें, 15 नंबर इसमें, 15 चौका 60 और 30 कितना हो गया 90। तो 90 नंबर सवाल हमारा कॉन्सेप्ट वाला हो गया। और फैक्ट वाला कितना हो गया, मैथ में मात्र 15 नंबर, ईवीएस में मात्र 90 जब निकल गया इधर तो 60 नंबर बचा ना, तो 60 नंबर हो गया हमारा कौन सा बताइएगा, फैक्ट वाला। अब आप लोग बताइए कि आपको रटना है कि समझना है, क्या कि समझने वाला सवाल की संख्या ज़्यादा है और रटने वाला सवाल की संख्या कम है। तो सीटेट के परीक्षा को तैयारी करने से पहले ही दिमाग में मेंटेन आपको करना पड़ेगा कि भाई हमको रटने से ज़्यादा समझने पर ध्यान देना है, क्योंकि समझने वाले से प्रश्नों की संख्या हमारे पास 90 है, जबकि रटने वाले से प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितना है 60 यानी कि 60 है। तो अगर हम इस पर अपना पूरा काबू पा लेंगे, समझने वाले पर अगर इस पर हमारा पकड़ बन जाएगा, तो इस पर पकड़ बन जाएगा तो ये तो रटने वाला बात है, और रटवाएंगे उतना ही कि जितना से सवाल आता हो, हम पढ़ेंगे उतना ही जितना से हमारे सवाल आता हो। जो चैप्टर से सवाल नहीं आता उसको हम पढ़ेंगे नहीं। हम आपको क्या बोले कि हार्ड लर्निंग के साथ में स्मार्ट वर्क जरूरी है। स्मार्ट वर्क के हमको तरीका पता होना चाहिए, कहाँ से कितने नंबर के सवाल आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है बात। तो रटने वाले सवालों की संख्या हमारे पास कम है और समझने वाले सवालों की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि हमको पेडागोजी पर सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना होगा। अगर हमको रिजल्ट लाना है तो सीडीपी तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, और सीडीपी के साथ साथ में एक और सीडीपी आपके पास है जो आपको समझ में नहीं आता है कि वो सीडीपी है, और वो सीडीपी का नाम क्या है, उस सीडीपी का नाम आपके लिए होगा कौन सा, सब्जेक्ट पेडागोजी। सब्जेक्ट पेडागोजी उसको कहेंगे विषय शिक्षा शास्त्र। तो विषय शिक्षा शास्त्र से भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। तो विषय शिक्षा शास्त्र के साथ साथ में सीडीपी, दोनों सेक्शन को अगर आप मजबूत कीजिएगा तो रिजल्ट आपका बन जाएगा। लेकिन विषय शिक्षा शास्त्र जब तक कमजोर रहेगा, सीडीपी आपका जब तक कमजोर रहेगा, तब तक रिजल्ट बनने की संभावना कम है, क्योंकि रटने वाले सवालों की संख्या कम है। इस चीज को समझिए पहले। हम क्या समझाए, बात समझ में आ रहा है ना। मतलब ये कि हमको सबसे ज़्यादा समझने पर जोर देना होगा, ठीक है बात। उसके बाद में हमारे पास में आता है जैसे पेपर 2 का सेम कंडीशन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। सीडीपी में जैसे कंडीशन उधर वैसे इधर, हिंदी में जैसे उधर वैसे इधर, संस्कृत इंग्लिश उर्दू में जैसे उधर वैसे इधर, ठीक है ना। बाकी बच गया साइंस और सोशल साइंस का, ठीक है ना। अब बात बताइए कि अगर जो है हमको रिजल्ट लेकर आना होगा तो हमको इन बातों पर गौर करना होगा कि हमको समझना ज़्यादा है और हमको रटना कम है। हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है उससे संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे, फालतू की किताब को लेकर के हम अध्ययन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है, फालतू के किताब को लेकर के हमको अध्ययन नहीं करना है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पर जैसे हमारे सामने आता है क्या, अब हमारे सामने दूसरा बिंदु जो आता है वो ये आता है कि सर सीटेट को करने से हमें फायदा क्या। तो इससे आपसे ज़्यादा कोई फायदा जान सकता है, सारा फायदा जान करके तब आए होंगे यहाँ पर आप मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हम आपको यह बताने के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं है कि हाँ आपको सीटेट करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि बिना फायदा का कोई व्यक्ति काम नहीं करता। अगर आप यहाँ पर आकर के बैठे हैं तो पहले फायदा जाने होंगे कि अगर पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। फ़ायदा तो आपको पता होगा, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि एक बार बता दें। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बन पाइएगा। केवीएस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप टीचर तभी बन पाइएगा जब आपका सीटेट क्लियर हो। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा तो आप केवीएस में टीचर नहीं बन सकते, मतलब यहाँ तक कि उसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब उसका फॉर्म जो अप्लाई करने वाला आता है ना, उसमें लिखा रहता है स्पष्ट रूप से कि आप सीटेट क्लियर है कि नहीं आपका। अगर क्लियर है तो आप भर सकते हैं फॉर्म, नहीं है तो फिर नहीं भर सकते। उसके बाद में दूसरा जो हमारे पास में आता है वो होता है एनवीएस, नवोदय विद्यालय संगठन। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, एनवीएस का। अब एनवीएस का फॉर्म कोई व्यक्ति तभी भर सकता है जब वह सीटेट को क्लियर कर चुका हो। मतलब सीटेट अगर आपके पास में नहीं है तो नवोदय विद्यालय संगठन का भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन बात यह है कि भाई ये दोनों पर ध्यान आप लोग का बहुत कम होगा। सबसे ज़्यादा अगर ध्यान होगा तो वो है बिहार टीचर पर। का जी सही बात है ना, बिहार टीचर पर सबसे ज़्यादा ध्यान होगा कि सर बिहार में शिक्षक बनना है, हमको उधर उधर नहीं जाना है।
गांव घर वाली नौकरी करना है, छुट्टी उट्टी ज़्यादा मिलता है, रक्षाबंधन का, फलना का, चिल्ला का, है ना। अब सवाल यह है कि भाई बिहार टीचर बनना है तो पहले तो था कि सीटेट क्लियर कर लिए डायरेक्ट बहाली आपका हो सकता है मेरिट के आधार पर, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब इसमें भी फिल्टर लग गया है कि अगर बिहार टीचर का फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आपका सीटेट क्लियर हो। अगर आप सीटेट पास नहीं है तो बिहार टीचर का फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब फिल्टर सेम कंडीशन हो गया यहाँ पर KVS NVS के जैसा। मतलब ये है कि अगर आप सीटेट क्लियर नहीं है तो बिहार में शिक्षक बहाली जो हो रहा है, अभी चल रहा है या आने वाली है, उस शिक्षक बहाली में आप फॉर्म तब तक नहीं भर सकते हैं जब तक कि आपका सीटेट क्लियर न हो। अब हमको लगता है कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही नहीं सकते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भाई ये पैसा लगा करके आप जो है BEd DEd कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसको पास कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स आ सकता है आपको, लेकिन सीटेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। बिहार टीचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई समस्या का समाधान बिना पढ़े होने वाला नहीं। अब 1-2% जो अपवाद होता है उसको लेकर के मत आइए कि सर फलाना दोस्त हमारा सेटिंग करा लिया, वो अपवाद है, आपका होने वाला है नहीं ना, तो आपको पढ़िए। सेटिंग अगर होता है तो 1% किसी भी परीक्षा में जाकर के देख लीजिएगा, 100% परीक्षा बिहार में कोई स्वच्छ नहीं होता। हर परीक्षा में कुछ ना कुछ इधर उधर होता है, लेकिन आपके पास उतना कुवत है, आपके पास 20 लाख रुपया है, आपके पास 25 लाख रुपया है, 15 लाख रुपया है, नहीं ना, नहीं है तो पढ़िए। सवाल ये है, सॉल्यूशन तो एक ही है ना। अगर आपके पास नहीं है तो पढ़िए, फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बिहार टीचर के लिए भी सीटेट को क्लियर करना होगा। अगर आपके पास में सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो बिहार टीचर के फॉर्म को भी अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, NVS के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 1 मिनट रुक जाइए, हम आपसे सवाल करें। फिर जो है हमारे पास में कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा प्राइवेट जॉब, कि अगर BEd DEd कर लिए हैं, सीटेट क्लियर कर लिया तो भाई प्राइवेट नौकरी भी हम कर सकते हैं किसी विद्यालय में जा करके। तो आपको बताते थे NEP नॉर्म्स के अनुसार में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार में, किसी भी प्राइवेट विद्यालय में भी आप बिना सीटेट का, बिना प्रशिक्षण लिए नहीं पढ़ा सकते। अब जो लोग पढ़ा रहे हैं वो इलीगल तरीका है। जिस दिन सरकार का नोटिस निकलेगा सारा को फिल्टर करेगा। जैसे अभी देखे ना, कुछ दिन पहले नोटिस निकला, ये है कि बच्चा, आप पहले क्या होता था कि सरकारी में नाम है, प्राइवेट में बच्चा पढ़ रहा है, होता था ना, लेकिन सरकार का रेगुलेशन अभी आया है। अभी यह है कि भाई जो भी बच्चा है उसका आधार कार्ड हमको चाहिए। अब सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, तो नाम है उसका, तो उसका आधार कार्ड दीजिए हमको, कि हमको पहचान हो कि यह बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है। पहले क्या था कि कोई प्रूफ नहीं होता था, नाम है उधर, पढ़ रहा है इधर, दोनों जगह काम चल रहा है, प्राइवेट में पढ़ रहा है, सरकारी में नाम चल रहा है। तो सरकार अभी मांगा ना, आप बोला कि जितना बच्चा का आधार कार्ड आ रहा है उस सबका आधार जो है एप्लीकेशन पर लिंक कीजिए और पटना डायरेक्ट सूचना जाएगा कि हाँ भाई यह बच्चा सरकारी स्कूल के किस विद्यालय में पढ़ता है। अब वैसे में क्या हो गया, जो प्राइवेट एफिलिएटेड स्कूल नहीं थे उसका खटिया खड़ा हो गया। अब सवाल है कि नाम वहाँ पर है तो भाई वहाँ पर क्लास करने आएगा ना, नहीं तो नाम कटवा लीजिए। तो फिर कटवा के जाइए कहाँ, जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ता है वो एफिलिएटेड है नहीं। तो जो बिना एफिलिएटेड स्कूल है उसका खटिया खड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो वैसे ही आप बिना प्रशिक्षित टीचर है तो आपका खटिया कभी भी खड़ा हो सकता है। जब सरकार का गाइडलाइन आएगा और ये कह देगा कि जितने भी टीचर स्कूल में है, विद्यालय में है, उन सारे का सर्टिफिकेट हमको चाहिए कि क्या वो प्रशिक्षण लिए हुए हैं, क्या उन्होंने ट्रेनिंग किया है, क्या उन्होंने पात्रता परीक्षा को पास किया है। अगर हाँ तो अभी आप अपने स्कूल में उसको रख सकते हैं, अगर नहीं तो उसको निकालिए। मतलब ये है कि भविष्य में आने वाला जो समय है, आने वाले समय में बिना सीटेट का और बिना ट्रेनिंग का आपको जो है कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी मुश्किल हो जाएगा। तब आप समझ लीजिए कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रोजगार के सृजन के लिए इस कोर्स को आपने किया है, अगर रोजगार सृजन के लिए आपने DEd या BEd किया है, पैसा कमाने के लिए किया है, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए किया है, तो पहले आपको सुधरना होगा। और सुधरने की बात यह कि पहले आपको सीटेट को क्लियर करना होगा, ठीक है ना। ये है हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस। हम आपको बताते चले कि हर सेक्शन में आपको पेडागोजी अलग से पढ़ाया जाएगा और फैक्ट वाला सवाल अलग से पढ़ाया जाएगा। दोनों का नोट्स भी आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे मैथ में मैथ का फैक्ट क्लास अलग चलेगा, मैथ का कॉन्सेप्ट का क्लास अलग चलेगा, दोनों का सेक्शन अलग अलग होगा। अब ऐसा मत सोचिए कि मैथ का क्लास चला तो सीधे 30 नंबर उसमें मैथ पढ़ा दिए, नहीं। मैथ फैक्ट का अलग और मैथ कॉन्सेप्ट का अलग, मतलब गणित शिक्षा शास्त्र अलग चलेगा और गणित फैक्ट अलग चलेगा। EVS कंटेंट अलग चलेगा फैक्ट वाला और EVS पेडागोजी अलग चलेगा, दोनों का सेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना।
अब बोलिए आप लोग का जो सवाल है बताइए।